हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लास हमारी डेली 8 बजे होती है और मैथमेटिक्स की क्लास डेली 9 बजे होती है। और आप सभी लोग जो है इस चैनल को, इन क्लासेस को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका ही चैनल है, इसी प्रकार से इसे ग्रो करवाते रहिएगा। अब हम बात कर रहे थे, हमारे टॉपिक कौन सा चल रहा था? तो टॉपिक चल रहा था पादपों और जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात कर रहे थे। पादपों के आर्थिक महत्व को मैंने आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है और कंप्लीट हो चुका है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि अगर मैं खुद लिखवा लिखवा करके यहाँ पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, तो हो सकता है कि थोड़ा सा बोरियत फील हो और आप लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आए। फिर भी मैंने पादपों का जो आर्थिक महत्व है उसको तो लिखवा कर पढ़ा दिया। अब आज जंतुओं का आर्थिक महत्व मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में पूरा हो जाए, इसलिए जो है आज अपन पीडीएफ से ही पढ़ने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो बता दूंगा, बाकी ये सभी चीजें मेरे खुद के द्वारा लिखित जो पुस्तक है आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, मार्केट के अंदर आ चुकी है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग जो है अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं मार्केट से। और वो है ये पुस्तक, ठीक है। जीजीडी वाले आपके गौरव सर भी इसी में शामिल है ना। उन्होंने भी बताया होगा कि ये पुस्तक एलडीसी के लिए आप ले सकते हैं। साइंस का पोर्शन मैंने लिखा है, काफी अच्छा पोर्शन इसके अंदर हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा आप लोगों को ये नोट्स भी उपलब्ध है ही है, तो आप सभी लोगों को जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, आप अपने नोट्स के अंदर हाईलाइट कर लेना, कॉपी में लिख लेना। जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात करते हैं, किसके? जंतुओं के आर्थिक महत्व की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स की जो है अपन बात, एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात कर चुके हैं। तो देखिए, प्राचीन काल से ही मानव जीवन जो है वो जंतुओं को पालतू बना करके उनका भोजन और अन्य सामग्री प्राप्त करने में इसका उपयोग करते हुए आ रहा है। और हम आज वर्तमान में भी देखते हैं, जैसे अपन मधुमक्खी पालन करते हैं, रेशम कीट पालन करते हैं, लाख कीट संवर्धन, मोती मुक्ता संवर्धन, प्रवाल प्रवाल भित्तिया, मछली, पशु आदि इस प्रकार के जो है हम पालन करते हैं और पशुओं पर हम निर्भर रहते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है, और सामने सेरिकल्चर, एपीकल्चर इस प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक। मधुमक्खी पादपों में परागकण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है और इसके पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ क्या होता है? तो मधुमक्खी के पालन से परागकण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार जो है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। क्लियर? और साथ ही साथ मधुमक्खी से हमें शहद का भी जो है उपयोग करते हुए आ रहे हैं। शहद भी इससे प्राप्त होता है, जिससे आपके गले के अंदर खराश भी नहीं रहती, बाकी और भी शरीर के अंदर जो है इससे हमें बेनिफिट होते हैं। और ये उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होने के साथ साथ औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बस ऐसी चीजें इसमें याद रखनी है। एक तो याद रखना है एपीकल्चर, दूसरा आप इसके अंदर याद रखेंगे क्या? तो हम इसके अंदर याद रखेंगे आपका, एक मिनट है ना। तो क्या याद रखेंगे इसके अंदर? तो हम इसके अंदर जो है शहद होता है, उसको अगर हमें लंबे समय तक नष्ट नहीं होने के कारण अपन क्या कहते हैं, परिरक्षक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मधुमक्खी का जो है ये पूरा छत्ता होता है, उसमें से देखिए क्या कर रहा है, शहद को जो है अलग किस प्रकार से करते हैं, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस प्रकार से मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो उससे क्या होता है, एक तो फसल में बढ़ोतरी होती है क्योंकि परागकण जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, जो आपका, उस वजह से क्या हो जाएगा, फसल में बढ़ोतरी होगी। और दूसरा इससे क्या होता है, तो दूसरा ये जो है शहद वो हमें प्राप्त होता है, और शहद जो है लंबे समय तक नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे हम परिरक्षक के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। क्लियर? प्राचीन समय से प्रकृति में मिलने वाले मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनसे अपन शहद और मधु मोम जो होती है वो दोनों ही प्राप्त करते हैं। और वर्तमान समय में भी हम जो है कृत्रिम तरीके से ये सभी चीजें आज पालन करके हम इनको बड़े संख्या के अंदर ये चीजें प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब हम आगे बात करेंगे। एक मिनट है ना, एक,
अब बात करते हैं, देखिए ये मधुमक्खी पालन के अंदर क्या याद रखोगे, एक तो कि एपीकल्चर जो है इसे कहा जाता है, एक तो ये याद रख लेना। दूसरा ये याद रख लेना कि जो आपका जो मधुमोम है, आपका शहद है, वो मधुमक्खी पालन करने से प्राप्त होता है, और जो शहद है उसे अपन परिरक्षक के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। बस इसी प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाएगी इसके अंदर। फिर देखिए रेशम कीट पालन की बात करते हैं, तो रेशम कीट पालन भी जो है हमें हजारों वर्षों से हम ये करते आ रहे हैं। रेशम पालन करने से एक कुटीर उद्योग भी है ये बेसिकली। अब इसके जीवन जो होता है रेशम कीट, उसके जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। तो ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रेशम कीट कहते हैं। और ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये शहतूत की पत्तियों पर जो है वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति बाम्बी बक्स मोराई जो है इसके अंदर प्रमुख है। और वर्तमान के अंदर चीन व जापान के बाद में भारत रेशम के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। और ये जो हमारा रेशम कीट है ये ऑर्थोपोडा संघ जो होता है साइंस के अंदर, उस ऑर्थोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है। तो ये आपको याद रखना है कि रेशम कीट जो है वो ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य है, एक तो ये याद रखना। साथ ही साथ ये इंसेक्ट वर्ग का सदस्य है। भाई संघ पूछेगा तो ऑर्थोपोडा, वर्ग पूछेगा तो इंसेप्टा और इंसेक्टा, और गण अगर पूछता है तो लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा जो है इसका क्या है, वर्ग है, सॉरी गण है इसका, ठीक। इसी के साथ में जो है अच्छी गुणवत्ता का रेशम का उत्पादन करता है। भारत में इसकी कम से कम 2 से 7 तक की जो है पीढ़ियां तैयार कर ली जाती है। एक वर्ष के अंदर कितनी पीढ़ियां, 2 से 7 पीढ़ियां जो है तैयार हो जाती है, ठीक। चलिए अब इसमें ऐसी चीजें पूछी जाएगी, आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अंडज उत्पत्ति के बाद में अंडे से लार्वा बाहर आ जाता है, और फिर यह लार्वा जो है कैटरपिलर कहलाता है। और लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जिसे अपन रेशम ग्रंथियां कहते हैं। और जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है तब यह लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबी हो जाती है। क्लियर। और क्या हो जाता है, तो रेशम का देखिए क्या हो जाता है, तो फिर अब रेशम का जो है वो स्त्रवण होना शुरू हो जाता है। किस रूप में, तो द्रव के रूप में होता है। और हवा के संपर्क में आने पर वही द्रव जो है आपका क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है, यानी ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई कितनी होगी, तो 7.5 सेंटीमीटर होती है। और यह भोजन करना बंद कर देता है। इसके पश्चात कोकून जो होता है उस कोकून को बनाना प्रारंभ करता है और अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्त्रवण करके स्वयं पूर्णतः उसके अंदर बंद हो जाता है। और कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय जो लार्वा होता है उसे अपन प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। अब ये पूछ लिया जा सकता है कि प्यूपा क्या है, तो ये प्यूपा क्या होता है, तो निष्क्रिय लार्वा होता है। क्लियर। और कोकून जो है वो लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागे बना सकता है। और ये रहा आपके सामने इसका डायग्राम। ये देखिए रेशम कीट जो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। ये सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। सहतूत क्या होते हैं सर, तो रेड रेड कलर के कीड़े टाइप के ही होते हैं ये भी, लेकिन खट्टा खट्टा होता है, खाने में बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है। अब बात करते हैं इसी में आगे, देखिए तो नेक्स्ट आपके एक कोकून का जो भार है वो लगभग 1.8 से 2.2 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 1.8 से 2.2 ग्राम तक होता है। रेशम जो है वो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसका भीतरी भाग जो है वो फाइब्रिन का, और बाहरी भाग जो होता है वो सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेशम है उस रेशम का जो भीतरी भाग होता है वो कौन से प्रोटीन का बना होता है, तो फाइब्रिन प्रोटीन का। और बाहरी भाग जो होता है वो सेरिसिन प्रोटीन जो होता है उसका बना होता है। और रेशम कीट पालन हेतु शहतूत के बाग लगाए जाते हैं। किसके बाग लगाए जाएंगे, शहतूत के बाग लगाए जाएंगे। लाख कीट संवर्धन, क्या, लाख कीट संवर्धन। और लाख कीट संवर्धन जो है इसे अपन कहते हैं लैक कल्चर। क्या कहते हैं, लैक कल्चर कहते हैं। और लाख आप लोगों को बता दूं कि लाख की चूड़ियां बनती है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। अब देखिए लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त जो रारदार, कैसा, रालदार
लालदार का मतलब हो गया एकदम जो है ना पानी टाइप का, जैसे अपने लार होती है ना ग्रंथियां, उसी टाइप का पदार्थ निकलता है जिसे अपन क्या कहते हैं, लाख कहते हैं। और लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों के पालन को लाख संवर्धन कहते हैं। तो भाई लाख का उत्पादन करना है व्यापारिक तरीके से, कमर्शियल यूज करना है, और बहुत ज्यादा अगर देखो अब चूड़ियां बनाई जा रही है तो चूड़िया को छोटी एक दो लोगों के लिए तो बनाएंगे नहीं, हजारों लाखों महिलाएं जो हैं वो लाख की चूड़ियां पहनती है। तो इसलिए अगर हमें कॉमर्शियल इसका उपयोग करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लाख संवर्धन करते हैं, लैक कल्चर करते हैं, ठीक। और विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% भाग अकेले भारत में उत्पादित होता है। कितना? 80% भाग अकेले भारत के अंदर। लाख कीट जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है लेसिफर लेका। क्या नाम होता है इसका? लेसिफर लेका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ये छोटे आकार के रेंगने वाले सल्कीय कीट होते हैं। कैसे होते हैं? सल्कीय कीट होते हैं और रेंगने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे रेंगते रहते हैं ये। फिर जो स्वयं के द्वारा स्त्रावित लाख से बने आवरण से बंद रहता है और यह आवरण इसे सुरक्षित रखता है। नर लाख कीट जो है वो मादा से आकार में छोटे होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फा अवस्था में ही लाख उत्पन्न करते हैं। अब ये याद रखना कि जो लाख होता है वो कौन सी अवस्था में उत्पादित होता है कीट के द्वारा, तो निम्फा अवस्था जो होती है उसी अवस्था के अंदर केवल और केवल लाख का उत्पादन हो सकता है। और जो मादा होती है वो मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है तथा अधिक लाख उत्पन्न करती है और यह मुलायम शाखाओं से चिपक करके रस चूसना प्रारंभ करती है। कौन? तो मादा लाख कीट जो होगा वो, नर लाख कीट जो है वो क्या होगा, तो मादा लाख कीट से छोटा होगा, गुलाबी रंग का होता है और ये निम्फा अवस्था के अंदर ही लाख का उत्पादन करता है। क्लियर? ये चीजें अब ऐसे कैसे याद रखनी पड़ेगी, पढ़ोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, ये देखिए अब हम बात करते हैं किसकी। तो नेक्स्ट आपके आपके लाख के अंदर ही आ जाता है कि शरीर के चारों लाख बनाना, एक एक मिनट कहाँ भाग रहा है भाई, भागो मत। देखो लाख शरीर के चारों लाख बनाना प्रारंभ कर देती है और देश में प्रति वर्ष इसकी 4 फसलें जो है हम उत्पादित कर सकते हैं। कितनी फसलें? 4 फसलें उत्पादित हो सकती है। भारत में लाख उत्पादन 50% भाग रंगीनी फसल से प्राप्त होता है। कितना? रंगीनी जो फसल है उससे 50% भाग लाख का उत्पादन होता है। ये लाख कीट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ये डायग्राम इसके अंदर दे रखा है। लाख उत्पादन के लिए निम्न 2 विधियां हैं, एक पुरानी देसी विधि है और एक आधुनिक तकनीक है जो अभी लेटेस्ट आई हुई है वो तकनीक, ठीक। अब देखिए लाख के उत्पादन की विधियों की बात कर लेते हैं भाई, पहले वाली विधि क्या थी और अभी वाली क्या है। तो पुरानी जो देसी विधि है वो क्या कहती है, आदिवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली यह विधि बहुत प्राचीन है और वैज्ञानिक है। इसमें लाख के पौधे को काट करके लाख एकत्रित की जाती है। कीट को नष्ट हो जाने के कारण इस विधि में आगामी फसल को जो है भारी नुकसान होता है। ये क्या करते थे बेसिकली कि जो भी पेड़ है उसी को काट देते थे और उसी से लाख इकट्ठा कर लिया करते थे। अब उससे क्या होगा, तो उससे जो पेड़ कट गया तो भाई जो बाकी के जो कीट थे वो आगे फिर जो है लाख का उत्पादन नहीं कर पाते थे, तो इससे नुकसान होता था। अब इस चीज को देखते हुए फिर आधुनिक तकनीक निकाली गई और आधुनिक विधि क्या कहती है, तो ये एक वैज्ञानिक विधि है और जिसमें क्या होता है आगामी फसल की ज्यादा हानि नहीं होती है क्योंकि लाख एक साथ न निकाल करके बारी बारी से धीरे धीरे जो है, मतलब बेसिकली पहली वाली विधि एक लालची विधि थी, है ना। वो आपने मुर्गी और सोने के अंडे वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि एक एक अंडा दे रही थी तब उसको शांति नहीं थी, उसने सीधा मुर्गी को ही काट डाला। अब यहाँ पर लेकिन ये दूसरी वाली विधि में, आधुनिक विधि में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली 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 जो है लाख प्राप्त करते रहते हैं। और इसका जो है अनुसंधान भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में जो है किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब आपको पता होगा रांची बिहार के अंदर नहीं है। क्लियर? तो ये याद रखना। अब आपको पता ही है झारखंड के अंदर है। ये पहले की है जो लिखी हुई है और ये पहले की बुक में से मैं आपको बता रहा हूं इसलिए। अब बात करते हैं लाख के बाद में अपने मछली पालन की। मछली पालन यानी कि फिशरी, ठीक है। मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाली प्रोटीन युक्त, उच्च पोषक युक्त और आसानी से पचने वाला भोज्य पदार्थ है। मछली पालन हेतु मानव के द्वारा तालाबों वाले की मछलियों का प्रजनन और उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत का विश्व में समुद्री भोजन उत्पादन की दृष्टि से
सिक्स्थ स्थान है। अभी आप करंट वाला एक बार चेक कर लेना, ठीक। फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली उद्योग है। मछलियों का उत्पादन खारे जल की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है। अलवणीय जल में मछली पालन हेतु रोही, कतला, मृगल आदि देसी मछलियों का उत्पादन होता है। तो मछलियों के नाम भी याद रख लेना, रोहू, कतला, मरगल, ठीक है। ये सब कहाँ होती है, तो ये बेसिकली लवणीय जल में कम होती है और मीठे पानी में ज्यादा होती है। ये रही मछलियां, वैसे देख रखी होगी मछलियां, तो कुछ लोगों ने खाई भी होगी। पापी, तो जैसे पापी मत कहो, है ना। ठीक है भाई, नहीं कहता। देखो फिर कुछ उद्योगों में विदेशी मछलियों जैसे कि कामन कार्प है आपका, इसका भी उत्पादन किया जाने लगा है। जलाशय निर्माण की दृष्टि से चिकनी मिट्टी वाले स्थान जलाशय निर्माण की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी अच्छी रहेगी अगर जलाशय का निर्माण करना है, तो चिकनी मिट्टी जो होती है उसका अच्छा सा उपयोग किया जा सकता है। इस जलाशय से क्या होगा, तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि नियंत्रित करके मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। और सूक्ष्म जलीय जो पादप होते हैं उनको ये खाते हैं। तो छोटे छोटे जंतु होते हैं उनको खाते हैं, चावल की भूसी खाते हैं, गेहूं की चापड़ खाते हैं, अनाज के टुकड़े आदि को जो है ये मछलियां भोजन के रूप में लेती है। ये रही आपके सामने मछलियां, छोटी बड़ी सभी प्रकार की मछलियों के फोटो दे रखे हैं। ये आ गया फिर आपका पशुपालन। अब पशुपालन तो राजस्थान में है भाई साहब, हर किसी के घर पे एक आधी भैंस या गाय तो होगी ही होगी, है कि नहीं है? है तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पालतू पशुओं के भोजन, आवास और स्वास्थ्य प्रजनन का अध्ययन करते हैं उसे पशुपालन कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है। दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक योगदान है भारत के अंदर। भारत में कुल विश्व का लगभग जो है 55% भैंसों से और 15% गायों से, देश का कुल उत्पादन 53% जो है भैंसों से और 43% गायों से प्राप्त होता है। तो अगर विश्व में बात की जाए तो 55% दूध तो भैंसों से है और 15% गायों से। अगर भारत के अंदर बात की जाए तो 53% जो है आपका दूध है और 43% गायों से, ठीक है। इन आंकड़ों के अंदर अब देखो छोटी मोटी इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप एक बार खुद अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी इसके अंदर अभी अपडेट नहीं किया है क्योंकि इसकी ऐसा जरूरत नहीं है, हमें इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमें इनका वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं, इनकी कोई विशेष विधि है तो उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है, इसलिए। इसके बाद में ये देखिए, आपके जो मछली वगैरह जो है इनके, सॉरी मछली क्या, गाय, बकरी, भैंस, इनकी जो अलग अलग किस्में हैं उसके बारे में आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और अपनी जो बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझा रखी है, इसलिए आप उसमें से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इसके अंदर देखो डेयरी उद्योग भी आ जाएगा। तो डेयरी उद्योग के अंदर आपकी जो है गाय भैंस यही काम आएगी, बकरी वगैरह। इसके अलावा कुक्कुट पालन जो होता है वो भी आप एक बार पढ़ लेना, यानी मुर्गी पालन जिसे पोल्ट्री कहा जाता है, ठीक है। फिर मोती और मुक्ता संवर्धन जो है पीरियल कल्चर क्या होता है वो पढ़ लेना। ये डेयरी उद्योग में आपको भैंस की नस्लें याद रखनी है, जैसे जाफराबादी है, मुर्गा है, सूखी है, बदावरी है, मेहसाना है। गाय आपके कुछ गायों की नस्ल है जैसे गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा है। फिर बकरी के अंदर सिरोही है, बारबरी है, कश्मीरी है, पश्मीना है, जमनापरी है, ये सब आपको पढ़ना है। बेसिकली जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है इसके अंदर आपको कई सारी चीजें, तो ज्योग्राफी के अंदर जब आप पढ़ोगे पशुपालन वगैरह, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई नस्ल पूछ ली तो वो आपको कॉमन है कि दोनों में पढ़नी है, इसलिए इस टॉपिक को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा तैयार करने की प्रयास करना। वैसे मैंने आपको बता दिया है क्या क्या पढ़ना है, तो इन्हीं चीजों को आप जो है एक बार दो बार पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही जो है सामान्य, मतलब जो एक बच्चा पढ़ करके भी आंसर दे सके, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछे नहीं है। तो जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है वो अपन इसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं समाप्त। और ये सब जो है आप अपने हिसाब से पढ़ लेना थोड़ा बहुत। ये मैं आपको जो है हमारे टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ अभी ही शेयर करवा दूंगा, तो आप लोग जो है इसको पढ़ लेना वहां से, ठीक है। जंतुओं का आर्थिक महत्व अपना यहीं पर इसी प्रकार से होता है समाप्त। बाकी इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो जब अपन पीवाईक्यू करेंगे तो मैं बता दूंगा कि देखो इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आपको और संतुष्टि हो जाएगी, हाँ सर। बाकी ये ज्योग्राफी वगैरह सब जगह पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार उसी चीज को जो है यहाँ पर दोहरा करके अपना टाइम और आपका टाइम दोनों का ही वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक। तो आज ये जो है अपना यहीं पर होता है समाप्त। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ये आपका पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व यहाँ हुआ समाप्त। अब आपको इसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा इसको याद रखने की कोशिश करें। बाकी ये जो पुस्तक है इसके अंदर सभी चीजें आ चुकी है, तो आप लोग जो है
एलडीसी के लिए अगर गाइड ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट एकदम पुस्तक होगी, आप इसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार पुस्तक है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।